हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे करेंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स का मैं एक लेक्चर ला चुका था, उसमें मैं बताया था, ठीक है। तो उसको जाके आप लोग देख लें, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी का भी इंट्रोडक्शन लेक्चर हो तो उसको पहले जाके आप देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर पे हम लोग करेंगे, आज सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं, एक सेकेंड, डायरेक्ट नहीं बताते। देखिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमको देखना है। तो अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन किस में होगा? कभी भी रिएक्शन कभी भी मेरा कोई रिएक्शन इक्वेशन देगा उसी में होगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन कैसे होता है? कभी भी या तो कोई रिएक्टेंट रहेगा तभी रिएक्शन होगा, या फिर कोई दो चीज को मिलाओ तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मेरे पास अगर एक ए मेरे पास रिएक्टेंट है और ये बना रहा है बी, ठीक है। क्या है? एक मेरे पास ए है रिएक्टेंट और ये बना रहा है बी। तो फ्रेंड्स, इसका अगर टी, अगर शुरू में रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट नहीं बना है, तो टी इज इक्वल टू टाइम में क्या होगा? 0 होगा। मतलब उसको अभी रखा गया है सिर्फ, है ना, रिएक्टेंट को सिर्फ रखा गया, प्रोसीड नहीं किया गया है। तो टाइम उसका इनिशियल में 0 होगा, जिस टाइम शुरू होगा उस टाइम तो 0 होगा। तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्या रहेगा फ्रेंड्स? जो रिएक्टेंट होगा वो पूरा रिएक्टेंट ही बचा रहेगा। तो पूरा रिएक्टेंट बचा रहेगा तो इसको हम लोग A0 लिख सकते हैं। और अगर प्रोडक्ट बना ही नहीं तो क्या होगा? ये 0 होगा। समझ में आया फ्रेंड्स? एक बार फिर से, अगर मेरे पास टाइम t इज इक्वल टू 0 है, मतलब इनिशियल में जब शुरू हो रहा है, तब मेरे पास जो रिएक्टेंट होगा वो फुल होगा, मतलब पूरा होगा। तो पूरा होगा तो A0 उसको लिखें, ठीक है। और अगर मेरे पास प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो बन नहीं रहा है तो वो 0 होगा, ठीक है। समझ में आया? अगर वही मेरा दूसरा केस, अगर t इज इक्वल टू T1 में देखते हैं हम लोग, मतलब या फिर इस तरह लिखते हैं, t इज इक्वल टू T, कैपिटल T में, मतलब अगर टाइम कुछ हो गया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड्यूर में जितना टाइम लग रहा है, अगर वो टाइम ले रहा है, अगर 1 मिनट ले रहा है, 2 मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, 10 सेकेंड ले रहा है या 1 सेकेंड ले रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू में, तो कितना होगा इनिशियल में? मान लेते हैं इनिशियल में x हो रहा है मेरे पास, तो x हो रहा है, तो कितना में x होगा फ्रेंड्स? A0 माइनस x, मतलब इसी में से ना कुछ कम हो रहा है मेरा। इनिशियल में जितना था उसी से ना मेरा बाद में निकलेगा, और उसी से निकल के मेरा क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, अगर मान के चलो मेरे पास इनिशियल में A0 है और कुछ टाइम t सेकेंड में मेरे पास A0 माइनस x आ रहा है, मतलब कि x मेरे पास प्रोडक्ट में बन रहा है, x अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ फ्रेंड्स? x। क्यों हुआ? एक बार फिर से, t इज इक्वल टू टी सेकेंड में मेरे पास A0 माइनस x, कैसे हुआ? इनिशियल मेरे पास A0 था, तो A0 में से ही कुछ जाएगा, तो कुछ जाएगा मतलब हम इसको x मान लिए, जितना इसमें से जा रहा है। आप लोग उसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली ये शुरू से ट्रेंड ही चलता आ रहा है कि सारा में x मानेंगे, इसलिए x मान के बताने में ईजी होता है सबको। तो अगर A0 मेरे पास इनिशियल था, तो इसी में से ना कुछ निकलेगा, तो कितना निकलेगा? इसमें से माइनस कर देंगे उतना को, ठीक है। और जितना यहाँ से निकलेगा बनेगा उतना ही, क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट जितना निकालेगा उतना ही ना प्रोडक्ट मेरा बनेगा, है ना। अगर मान के चलो मेरे पास रिएक्टेंट में, मान के चलो कि चावल हम बनाना है हमको, और हम 1 kg चावल निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, और हम चावल उसको फिर बना लिए, तो वो तो नहीं होगा कि 2 kg और 3 kg चावल बन जाएगा, नहीं ना, 1 ही kg बनेगा ना। तो वो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्या कि जितना यहाँ पे निकलेगा उतना ही बनेगा। और एक बात और फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो फ्रेंड्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले समझते हैं क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं जो किसी के साथ इनटू पे लगा रहता है आगे में, जो भी, अगर मान के चलो जैसे 2NaOH है, 2NaOH, तो ये 2 मोल ऑफ NaOH है, तो 2 क्या होगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। लेकिन ये H2 ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है। अगर इस तरह था तो 2H2, तो ये हो गया मेरा 2 जो आगे लगा हुआ वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हुआ। समझ में आया? तो इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज और इसमें ध्यान क्या देना है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा तो उतना हम लोग x में इनटू कर देंगे,
ठीक है। अगर 1 है तो 1 कर देंगे, अगर बाई चांस यहाँ पे अगर 2 रहता तो 2 मोल ऑफ करते तो यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ X निकलता, ठीक है। तो आगे का केस में करेंगे तो सब पहले तो सिंपल से ही करते तो 1 मोल है तो ये होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं फ्रेंड्स, क्या हम लोग को अब इसी में देखना, इसी के अंदर रेट ऑफ डिसएपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसएपियरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसएपियरेंस क्या होता है, हम लोग को दो चीज इसमें देखना है अभी, रेट ऑफ एपियरेंस और रेट ऑफ डिसएपियरेंस। उसके बाद मेरे पास निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन। अभी रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन अभी ये नहीं है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, रेट ऑफ डिसएपियरेंस किसको बोलते हैं? सबसे पहले डिसएपियरेंस मतलब क्या होता है? डिसएपियरेंस मतलब होता है जो लुप्त हो रहा है। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कि ईगल्स जो है और जो वल्चर है बहुत कम दिखता, मतलब डिसअपियर हो रहा है। टीचर लोग बताते होंगे या फिर बुक में लिखा होगा कि ईगल्स आर डिसअपियर्स, है ना। आपका जो भी सेंटेंस होगा उसमें डिसअपियर्स वर्ड यूज हुआ होगा, मतलब डिसअपियर मतलब जो लुप्त हो रहा है। तो फ्रेंड्स, डिसअपियर इसमें से और इसमें से कौन सा हो रहा है? ए हो रहा है या फिर बी हो रहा है? फ्रेंड्स, डिसअपियर ए हो रहा है। क्यों फ्रेंड्स? अगर ये नहीं घटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? मतलब यही मेरा लुप्त हो रहा है तब ना बी बना रहा है। समझ में आया? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब ए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो फ्रेंड्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझिए फ्रेंड्स, कैलकुलेशन पार्ट है, इसका मतलब ये कम से कम तो 4 नंबर आपको दे के जाएगा सीबीएसई में, ठीक है। तो इसको तो समझ में आ गया, इसको फिर से बताते। देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जब भी निकालना है, अगर मेरे से पूछ दिया कि फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, छोड़ दो, हमसे पूछ दिया कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, तो पहले ये पूरा स्टेप करेंगे यहाँ तक, उसके बाद लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब जो मेरा लुप्त हो रहा है, तो जो कम हो रहा है, लुप्त हो रहा है मतलब जो कम हो रहा है, तो जो कम हो रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेरा बी रहता और यहाँ ए रहता तो क्या लिखते हैं? यहाँ पे आप बी लिख देते, ठीक है। समझ में आया? मतलब जो लुप्त हो रहा है उसको लिखेंगे हम लोग। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या फिर एपियरेंस का फॉर्मूला यही होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, दोनों में, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, चेंज, डेल्टा को हम चेंज बताते हैं, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि डेल्टा क्या होता है? चेंज। और जो ये ब्रैकेट है मेरा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन, जो ब्रैकेट है वो कंसंट्रेशन। तो देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले एक चीज देखते हैं फ्रेंड्स, जो ये रेट है, रेट कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं होता, इसको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू का टाइम है ये, ठीक है। एमसीक्यू 2-3 साल से बहुत ज्यादा अब ट्रेंड में आ चुका है कि मतलब एमसीक्यू पूछता है। तो एमसीक्यू में अगर ये पूछ दिया तो कि एमसीक्यू में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर रेट, पहला दे देगा नेगेटिव, दूसरा दे देगा पॉजिटिव, तीसरा दे देगा न्यूट्रल, चौथा दे देगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि मेरा क्या होता है। तो इसलिए मैं बता दिया, इसको आप लोग नोट में करके लिख लेना कि जो रेट होता है मेरा, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, रेट नेगेटिव आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो फ्रेंड्स चेंज कैसे हम लोग निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, चेंज उसी तरह ना निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल, यही चीज हुआ। फाइनल में से इनिशियल को घटा देते हैं, ठीक है, बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम को भी उसी तरह फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा यही चीज। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ए नॉट और ए नॉट कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में था। अब देखिए, माइनस टाइम्स ऑफ बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे अब आ रहा है माइनस में, मेरे पास माइनस में आ जा रहा है। अभी हम क्या बोलेंगे? रेट कभी भी माइनस नहीं होता है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? जब भी डिसअपियरेंस पूछेगा हमको तो नेगेटिव लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेरे पास डिसअपियरेंस का फॉर्मूला बन गया, समझ में आया? तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देंगे, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। आ गया?
तो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद से देख लो ना, जैसे आप कार, बाइक या फिर दौड़ते होगे, ठीक है, जो रनिंग करते होगे या फिर जो बाइक या कार चलाते होगे, डेली लाइफ में सब तो चलाते हैं, तो क्या आप अगर कार या बाइक चला रहे हो, स्पीड में, फुल स्पीड पे हो, ब्रेकर या फिर कोई गाड़ी सामने आ जाती है, आप ब्रेक मारते हो, क्या पीछे आ जाते हो? नहीं ना, वहीं पे रुक जाते हो। तो क्या वो नेगेटिव हो रहा है? नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो मेरा एक अच्छा सा एग्जाम्पल है किसके लिए, रेट की नेगेटिव नहीं होता है। अगर मान के चलो पापा या मम्मी या फिर दोस्त पीछे बैठा हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कितने रेट से एक गाड़ी को चला रहे हो और ब्रेक मार दिया, तो वो नेगेटिव हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। तो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरा देखते हैं, रेट ऑफ एप्रियंस, ठीक है। तो एप्रियंस कौन सा हो रहा है? बी, क्योंकि बन रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिसअपियरेंस में मैं बता चुका क्या, वल्चर, ईगल पढ़ते होगे कि वल्चर जो है डिसअपियर हो चुका है, तो डिसअपियर मतलब लुप्त हो चुका है, ठीक है, मतलब जो कम हो चुका है। और एपियर, क्लास में कभी अटेंडेंस लेते समय टीचर लोग पूछते हैं कौन कौन एपियर है आज क्लास में, है ना। एपियर मतलब मौजूद कौन कौन है वहाँ पे, ठीक है। तो मौजूद है बी मेरा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये घट के ये बना दिया, तो यही ना बचा अब मेरे पास, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ, देखो यहाँ पे, नहीं तो इसको लिख लिए आप लोग, छोड़िए इसको, अभी काम आएगा मेरा, ठीक है, तो इसको रहने देते। तो रेट ऑफ एपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ एपियरेंस किसके लिए? बी के लिए। बी मेरा एपियर हो रहा है, तो सेम फॉर्मूला क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई चेंज इन टाइम, सेम चीज। अब चलिए सेम चीज करते हैं हम फिर से, क्या, अब चेंज मतलब क्या बताए थे, फाइनल माइनस इनिशियल। बी का फाइनल क्या होता है, टाइम, बी का फाइनल क्या है मेरे पास, बी का फाइनल मेरा टाइम के लिए टी है, हाँ, चलो ये है, हमको पहले ये लिखना है, तो x माइनस 0 और मेरे टाइम के लिए क्या था फ्रेंड्स, t माइनस 0, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम गलती कर दें, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे होगा मेरे पास क्या होगा, t माइनस 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x बाई टी, यहाँ पे आ जाएगा x बाई टी। टाइम था ना, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम सॉरी भूल गए लेना, हम दोनों को सॉल्व कर दिए एक ही में, ठीक है। तो x बाई टी, और चलो इसमें भी वही चीज आ जाएगा मेरा टाइम में, ठीक है। तो ये क्या होगा, x बाई टी। अब देखो फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है क्या कि फ्रेंड्स डिसअपियरेंस में हम लोग नेगेटिव लगाते हैं, अपीयरेंस में नेगेटिव नहीं लगाते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स इससे? और एक चीज और इससे समझ में आया होगा कि फ्रेंड्स ये 1 मोल ऑफ ए है तो 1 मोल ऑफ बी ही बन रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे x बाई टी एक ही मोल में आ रहा है और दोनों सेम x बाई टी और x बाई टी। तो समझ में आया फ्रेंड्स कि जितना ये होगा उतना ये होगा। इसलिए हम यहाँ पे बताए थे कि अगर 1 मोल ऑफ x निकल रहा है तो यहाँ पे भी 1 होगा, और अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 रहता तो यहाँ पे भी 2 से इंटू करते रहे, उतना ही अमाउंट ऑफ यहाँ पे भी निकलता। तो समझ में आया फ्रेंड्स ये पूरा अच्छे से? तो अगर जिसको समझ में आ गया होगा वो कमेंट में अच्छे से बताएं, ठीक है, क्योंकि आज पहली बार मुझे भी अच्छा लगा कि इतना अच्छा से आज समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस बढ़ता है, ठीक है। तो चलो अच्छे से बता रहे हैं तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट करना और ये नोट में लिख लेना फ्रेंड्स, क्या नोट में लिख लेना, नोट रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब जो है रेट वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अब चलिए ये पूरा देख लिए फ्रेंड्स हम लोग थ्योरी। अब चलिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन अब निकालेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमको अब रफ करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम रफ करते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे पास स्पेस था यहाँ पे, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है फ्रेंड्स। रेट ऑफ रिएक्शन को अभी मैं बताया कि आर ओ आर से डिनोट करते हैं, देखो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिसअपियरेंस बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपीयरेंस बाय। फ्रेंड्स देखो ब्रैकेट को ना ऐसे वैसे मत लिखना, ब्रैकेट जो है वो उसी को देना, ठीक है। और फ्रेंड्स इन लोग दोनों का वैल्यू क्या आया था मेरे पास, x बाई टी, सॉरी कैपिटल टी, ठीक है फ्रेंड्स। स्मॉल टी मत दे देना फ्रेंड्स, देखो कंफ्यूजन मत करना कि दोनों तो टी है लेकिन हम स्मॉल टी किसको डिनोट किए हैं,
टाइम को, और ये जो t है वो कुछ टाइम को शो कर रहा है कि इतना टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये जो t है ये इसको शो कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी से भी लेके निकाल सकते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि दोनों मेरे पास इक्वल में है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से एक से भी निकालेंगे तो मेरा आंसर वही आएगा जो दोनों में आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा आप समझ में आ गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये मत समझना कि रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछता है एग्जाम में। ठीक है, रेट ऑफ डिसएपीरेंस भी पूछता है, रेट ऑफ एपीरेंस भी पूछता है। हमसे क्या पूछ देगा, कैलकुलेट रेट ऑफ एपीरेंस, एक लंबा चौड़ा सा दे देगा इक्वेशन कि दिस प्लस दिस गिव्स दिस प्लस दिस, और उसमें से पूछ देगा कि इसका क्या होगा, अंडरलाइन कर देगा या फिर सर्कल कर देगा या फिर ऊपर लिख देगा कि इसका क्या होगा एपीरेंस या फिर डिसएपीरेंस, आप निकाल के बताएं। तो आपको सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छे से इसको नोट करें फ्रेंड्स। मैं एक बार बता देता हूँ कि फर्स्ट मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, सेकेंड मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, और थर्ड मेरे पास ये है थर्ड, और जो मेरे पास लास्ट है ये है। तो स्टेप समझ आया कैसे लिखना, पहले इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको, फिर उसको। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो सीख गए, लेकिन स्टोइकियोमेट्री दोनों में सेम है, उसमें सीखें। अब हम लोग सेकेंड केस लेते हैं कि अगर मेरे पास स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट चेंज हो गया तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अगर टाइम मेरा t इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो a0 बनेगा, ये 0 बनेगा। ठीक है, अगर टाइम यहाँ पे t चेंज हो गया, ठीक है, इनिशियल तो 0 रहता है और टाइम कुछ t सेकेंड में कुछ चेंज हो गया तो यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स। इसके पहले क्या बताए थे कि अगर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो x से करते हैं, अगर जितना आ गया उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, इसके पहले ये बताए थे। तो देखो यहाँ पे अगर 2 मोल ऑफ A है, अगर ये टूट के बना रहा है 3 मोल ऑफ B, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 मोल ही बनेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 3 मोल ही बनेगा। क्या बोले एक बार फिर से, अगर 2 मोल ऑफ A मेरे पे यहाँ पे है और वो 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B बना रहा है, तो यहाँ से 2x जाएगा तो यहाँ पे भी 3x बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। अब हम लोग डायरेक्ट अब देखते हैं क्या, रेट ऑफ डिसएपीरेंस ऑफ, किसके लिए डिसएपीरेंस किसको बोलते हैं, डिसएपीरेंस किसको बोलते हैं, जो लुप्त होता है उसको, जो खत्म होता है उसको। तो ए होगा इसमें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। अब चलिए देखते हैं फिर से, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो ए मेरे पास यही है, फाइनल माइनस इनिशियल, a0 माइनस 2x माइनस a0 डिवाइड बाई t माइनस 0 कैपिटल T। ठीक है, तो t माइनस 0। तो फिर से देखो ये और ये कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस टाइम्स ऑफ 2x बाई टी। लेकिन फ्रेंड्स अभी हम बता चुके हैं क्या कि मेरे पास जो है वो रेट कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो अपने से हम लोग लगाते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा मेरे पास, समझ में आ गया। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन क्या निकल रहा है मेरे पास कि रेट ऑफ डिसएपीरेंस मेरे पास नेगेटिव आएगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, अब चलिए रेट ऑफ डिसएपीरेंस, सॉरी रेट ऑफ एपीरेंस, रेट ऑफ एपीरेंस ऑफ किसका होगा एपीयर, बी का। तो चलिए जल्दी करते हैं, तो इसमें नेगेटिव नहीं लगता है ना। ठीक है, तो बी फिर टी। अब बी क्या होगा फ्रेंड्स, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा मेरे पास, 3x माइनस 0, 3x माइनस 0 और टाइम t माइनस 0 इज इक्वल टू 3x बाई टी। ठीक है, रेट ऑफ एपीरेंस मेरा आ गया 3x बाई 2 और रेट ऑफ डिसएपीरेंस आ गया मेरे पास 2x बाई टी। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं बता चुका हूँ पिछला क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिसएपीरेंस बाई चेंज इन कंसंट्रेशन एपीरेंस। अभी हम बता चुके हैं कि दोनों इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कंसेप्ट गलत है, नहीं, कंसेप्ट गलत कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग को इक्वल करना है। ये कितना हो जाएगा, 2x बाई टी इज इक्वल टू 3x बाई टी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, जितना स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट है मेरा उतना से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखो इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे। ठीक है, क्या बोले एक बार फिर से, अगर मेरे पास
हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर मेरे पास रेट ऑफ एप्रियंस और रेट ऑफ डिसएप्रियंस इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कब निकलता है, जब इक्वल होगा तब। तो हम क्या करेंगे, दोनों को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल आ जाएगा। तो आ गया, यही चीज़ आया था मेरे पास पिछले बार भी जो क्वेश्चन किए थे, तो ये मेरा आ गया। समझ में आया फ्रेंड्स क्या करना था, जब सेम नहीं आता है तो बस सिंपल सी है, मेरे पास आ गया वो चीज़, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही बताएंगे और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं N2 + 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है। इसका आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के आना। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि पहले ये तो पता करना ही है, फिर रेट ऑफ डिसएप्रियंस निकालेंगे, फिर एप्रियंस निकालेंगे, फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो क्या दिए, N2 + 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है। तो इसको आप लोग निकाल के आना। आज का बस लेक्चर इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताना और थैंक यू फ्रेंड्स।